प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर। तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के साथ ही कई अन्य रेलवे और सड़क परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। अपने असम दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में भरी उड़ान। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से भर सकता है उड़ान। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को करेंगे अरुणाचल प्रदेश का दौरा। सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। गृह मंत्री 9 माइक्रो हाइडिल परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। वालोंग युद्ध स्मारक पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे हुए। योजना के तहत छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले करोड़ों लोगों को बैंकों से बेहद कम ब्याज पर मिला है ऋण। योजना ने महिला सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार सृजन में भी लिखी सफलता की नई इबारत। और आईपीएल में आज पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से, जबकि दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 7,850 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये सड़क परियोजनाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के सड़क संपर्क को मजबूत करेंगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करेंगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के एम्स बीबी नगर की आधारशिला रखी। ये देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रमाण है। एम्स बीबी नगर 1,350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। एम्स बीबी नगर की स्थापना तेलंगाना के लोगों को उनके दरवाजे पर व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और समग्र तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला रखी। स्टेशन का कायाकल्प 720 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्र के उपनगरीय खंड में 13 नई मल्टी मॉडल परिवहन सेवा MMTS सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिला। वो सिकंदराबाद महबूबनगर परियोजना के दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना का भी लोकार्पण यहां पर कर चुके हैं। 85 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फैली ये परियोजना लगभग 1,410 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। ये परियोजना निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने में सहायता करेगी। 21वीं सदी का नया भारत तेजी से
देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने तेलंगाना की जनता से परिवारवाद से सतर्क रहने को कहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने साथ ही विपक्ष पर ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाने पर निशाना साधा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए, और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच चलेगी। तेलंगाना को 3 महीने के भीतर ही दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। ये ट्रेन आईटीसीटी हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति से जोड़ती है। अब यात्रियों को सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच यात्रा करने में 3.5 घंटे समय की बचत होगी। साथ ही तिरुपति जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ये काफी आरामदायक होगी। तो ये इस वक्त हम आपको सीधे दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है एयरपोर्ट के विकास कार्यों को लेकर के। प्रधानमंत्री उसका वहां पर जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर पहले के ये दृश्य हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई एयरपोर्ट के जो विकास कार्य हैं उसका निरीक्षण करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं और डीडी न्यूज़ लगातार ये कवरेज कर रहा है, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं और चेन्नई पहुंचने से पहले वो तेलंगाना में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने सिकंदराबाद में विकास की सौगात वहां के लोगों को दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वहां पर रवाना किया और अब प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंच चुके हैं। ये चेन्नई एयरपोर्ट के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर जो विकास कार्य किए गए हैं, नए एकीकृत
टर्मिनल भवन का यहाँ पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इससे पहले अभी कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में जो 12वीं देश की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और यहाँ पर चेन्नई में प्रधानमंत्री कई सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और इस वक्त ये जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं ये चेन्नई एयरपोर्ट के हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया गया है, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ पर मौजूद हैं। एम.के. स्टालिन वहाँ पर मौजूद हैं। ये आप दृश्य देख रहे हैं कुछ देर पहले के प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट पर। वहाँ पर एक एयरपोर्ट के विकास कार्यों को लेकर के एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई है। प्रधानमंत्री उसका जायज़ा ले रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और दक्षिण भारत की ये जो 2 दिन की यात्रा है प्रधानमंत्री की, ये विकास के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री तेलंगाना में मौजूद थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने विकास के कई कार्यों का लोकार्पण और वहाँ पर शिलान्यास किया है। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को वहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुँच चुके हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का जो पहला कार्यक्रम है वो यहीं पर है, चेन्नई एयरपोर्ट पर। यहाँ पर एकीकृत टर्मिनल भवन यहाँ पर तैयार कर लिया गया है बनाकर, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। और कई अन्य रेलवे और सड़क परियोजनाओं का यहाँ पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की दक्षिण भारत यात्रा, 2 दिन की ये यात्रा है। तेलंगाना के बाद अब प्रधानमंत्री इस वक्त तमिलनाडु पहुँच चुके हैं। चेन्नई एयरपोर्ट के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री वहाँ पर जो विकास कार्य किए गए हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर मौजूद हैं। एम.के. स्टालिन वहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री की। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है एयरपोर्ट के विकास कार्यों को लेकर के, उसका जायज़ा प्रधानमंत्री ले रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीरज, प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंच गए हैं और इस वक्त हम दर्शकों को वो दृश्य दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन किया अब से कुछ ही देर पहले। और प्रधानमंत्री की दक्षिण भारत यात्रा की अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले हमने देखा था कि तेलंगाना में वहाँ के लोगों को विकास की बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई थी। और अब प्रधानमंत्री तमिलनाडु में, क्या कुछ सौगात और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आज तमिलनाडु के लिए एक बड़ा दिन है चंद्रशेखर, और 5,200 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के लोगों को देने जा रहे हैं। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से चेन्नई का जो एयरपोर्ट नया टर्मिनल बना है वो अपने आप में खूबसूरत है। प्रधानमंत्री ने उसका अवलोकन किया, देखा किस तरह की सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। और आप अगर देखें कि एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में तमिलनाडु के लिए, क्योंकि आप अगर देखें कि चेन्नई और उसके आसपास इंडस्ट्रियल हब है, एजुकेशन के बड़े सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कह सकते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े अस्पताल यहाँ मौजूद हैं। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि वर्ग का आवागमन होता है एयर के द्वारा। और पहले काफी मुश्किलें का सामना भी लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि जब ज्यादा रश हो जाता था तो उस समय परेशानी होती थी। लेकिन अब ये जो नया टर्मिनल बना है इंटरनेशनल टर्मिनल, तो आप समझ सकते हैं कि 108 के करीब इमिग्रेशन यहाँ पर पॉइंट हैं और 80 के करीब चेक इन जो काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि जब लोग ज्यादा हों तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। और 2,20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े एरिया में इस पूरे जो टर्मिनल है उसको बनाया गया है। नए टर्मिनल को तमाम तरह की सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो तमिलनाडु की जो कल्चर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मंदिरों का प्रदेश है ये,
तमाम तरह की कलाकृतियां, कांजीपुरम साड़ी यहाँ पर काफी फेमस है। तो वो जो दृश्य हैं वो आपको इस एयरपोर्ट पर दिखाई देंगे। आधुनिकता के साथ साथ जो यहाँ का ट्रेडिशनल है वो इस एयरपोर्ट टर्मिनल में आपको दिखाई देगा। और खासतौर से जब कोई इंटरनेशनल कोई यात्री यहाँ पहुंचेगा तो वो जान पाएगा कि जो तमिलनाडु है वो क्या है तमिलनाडु, यहाँ पर अगर एक बार उस टर्मिनल को घूम लेगा। तो इस तरह की सोच है, उसी तरीके से इसे बनाया गया है। और आने वाले समय में ये एक फेज 1 कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का है, क्योंकि 2500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में एक साल में करीब 3.5 करोड़ के करीब जो यात्री हैं उसकी क्षमता को ये वहन कर सकता है ये एयरपोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं, वो भी एक बड़ी सौगात है तमिलनाडु के लोगों के लिए। इसके साथ ही एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी और इसके अलावा जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर भी प्रधानमंत्री का काफी फोकस है। और उसको लेकर भी कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। तो आज का दिन काफी बड़ा दिन है तमिलनाडु के लोगों के लिए। और प्रधानमंत्री के साथ जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और इस पूरे अत्याधुनिक एयरपोर्ट का मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया। और इसके साथ साथ ट्रेडिशन के साथ साथ जो आधुनिकता है उसका संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। चंद्रशेखर, बिल्कुल नीरज, अगर हम तमिलनाडु की ही बात कर लें तो यहाँ पर रेलवे और सड़क परियोजनाओं के अलावा एयरपोर्ट की परियोजना है जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और कुछ ही देर पहले ये हम आपको दृश्य कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तब तक हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री अपनी 2 दिवसीय दक्षिण भारत यात्रा के तहत अब तेलंगाना के बाद तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन को बनाकर तैयार कर लिया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि किस तरह से जो चेन्नई एयरपोर्ट में विकास के कार्यों को, चेन्नई एयरपोर्ट को अत्याधुनिक बनाने के लिए क्या कुछ किया गया है उसका अवलोकन यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी वहाँ पर मौजूद हैं। नीरज, अभी कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे तो उन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण से निकलकर अब भारत जो है वो सबके संतुष्टीकरण पर ध्यान दे रहा है और इसी से सच में जो सामाजिक न्याय है वो जन्म लेता है। और यहाँ पर भी हम देखें तो रेलवे, सड़क परियोजना, एयरपोर्ट, ये सब ऐसी परियोजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी। और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो काफ़ी कुछ इससे बदलाव आएगा। वहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, आम लोगों के रोजगार बढ़ेंगे। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा बूम मिलेगा पूरे तमिलनाडु को, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि बड़े पैमाने पर कारोबारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके अलावा कारोबार से जुड़े जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं। तो एक बड़ा बूम मिलेगा तमिलनाडु की जो अर्थव्यवस्था है उसको। और इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ उनका जो फोकस सिर्फ मेट्रो शहरों में ही नहीं है। आप अगर देखें 2016 में जब उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी तो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो हवाई जहाज में सफर करें। और वो जो सपना है वो साकार होता आपको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से पूरे देश को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। और सिर्फ एयर कनेक्टिविटी नहीं, जहां पर भी इस तरह के एयरपोर्ट बन रहे हैं या जो भी हवाई पट्टियां बन रही हैं, कोशिश ये की जा रही है कि रेल कनेक्टिविटी और इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी उसके आसपास रहे, ताकि जो एयरपोर्ट बने या जो एयर कनेक्टिविटी वहां पर बहाल हो तो उसका जो फायदा है वो सभी क्षेत्रों को मिले, सवार करने वाले लोगों को मिले, जो रेल में सफर करने वाले लोग हैं, जो बस में सफर करने वाले लोग हैं उनको मिले। इस तरीके से एक जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। और आप देखें कि सरकार ने बजट में घोषणा भी करी थी कि आने वाले समय में 50 जो नए एयरपोर्ट हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये एक दूरदृष्टि है कि किस तरीके से जो भारत के अलग अलग
जो हिस्से छूटे हुए थे एयर कनेक्टिविटी से, रेल कनेक्टिविटी से और रोड कनेक्टिविटी से, तो वहां प्रधानमंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि एयर कनेक्टिविटी वहां बहाल हो, उड़ान योजना छोटे छोटे जो इलाके हैं उनको बड़े इलाकों से जोड़ा जाए। जो रेल की जो पहुंच है, आपने देखा होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो रेल कनेक्टिविटी है वो बहाल की गई है। नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके जो रोड कनेक्टिविटी जहां पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, आज रोड कनेक्टिविटी वहां पर बहाल है। आप आसानी से और आराम से वहां पर जा सकते हैं दूर इलाकों में। तो ये एक सोच है, और प्रधानमंत्री जब सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो इसका जो फायदा है वो सभी लोगों को कम से कम मिलता है, वो चाहे किसी वर्ग के हों या कोई भी व्यक्ति हो, एक आम छोटे से छोटा और एक बड़े से बड़ा व्यक्ति। और जो तमाम योजनाएं मोदी सरकार की बनती हैं उन सभी को ध्यान में रखकर बनती है। चंद्रशेखर, शुक्रिया आपका नीरज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंच चुके हैं। दक्षिण भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण 2 दिन की प्रधानमंत्री की यात्रा है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे और अब वो तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। चेन्नई में एयरपोर्ट में उन्होंने जो वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी का मुआयना किया है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है। प्रधानमंत्री एकीकृत जो टर्मिनल भवन है उसका वहां पर उद्घाटन करेंगे चेन्नई एयरपोर्ट पर। साथ ही साथ MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। ये भारत की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में जो 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई थी। और इसके अलावा कई अन्य रेलवे और सड़क परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री वहां पर उद्घाटन करेंगे। और DD न्यूज़ लगातार जो प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत दौरा है उसकी कवरेज कर रहा है। हम लगातार आपको इससे जुड़ी हुई खबरें और सीधे जब वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर हम आपको ले जा रहे हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम अगली खबर की ओर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्यजीव संरक्षण के प्रयास रंग लाने लगे हैं। देश में बाघों, शेरों, तेंदुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास का ऐतिहासिक काम हुआ है। इसी कड़ी में दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के वैश्विक पहल की कल PM मोदी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने देश में वन्य जीवों के संरक्षण की पूरी तस्वीर बदल दी है। देश में पिछले 7-8 सालों में बाघ, शेर, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। वहीं पिछले साल विलुप्त हुए चीतों का देश में पुनर्वास किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण को और मजबूती देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत करेंगे। इसके तहत दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण का बीड़ा उठाया गया है। 2019 में PM मोदी ने एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए विश्व के नेताओं से गठबंधन बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से वन्य जीवों के संरक्षण में काफी प्रगति हुई है। मोदी सरकार बनने के बाद से देश में संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ा है। 2014 के बाद देश में बाघों की आबादी में 33% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 2967 हो गई। प्रधानमंत्री मोदी बाघों के ताजे आंकड़े रविवार को जारी करेंगे। मजबूत संरक्षण प्रबंधन और मजबूत सुरक्षा के कारण गुजरात में शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। ये 2015 के 523 की तुलना में बढ़कर 2020 में 674 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। देश में तेंदुओं की आबादी में भी लगभग 63% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में तेंदुओं की संख्या करीब 7,910 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 12,850 से ज्यादा हो गई है। PM मोदी के विजन से प्रेरित होकर 2022 में देश से विलुप्त हुए चीतों को अफ्रीकी देशों से लाकर पुनर्वास किया गया।
देश ने चीतों के विलुप्त होने के ऐतिहासिक गलती को सुधारा। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। सरकार वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने पर भी ध्यान दे रही है। इसके कारण असम में भी गैंडों का शिकार नहीं हुआ। सरकार के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास का ही फल है कि देश में वन्य जीवों की आबादी बढ़ी है और इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीटी न्यूज, बांदीपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी असम यात्रा के अंतिम दिन आज तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी। सुखोई को रूस के सहयोग से भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। सुखोई 30 MKI विमान चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से उड़ सकता है। ये हवा में ही ईंधन भर सकता है और ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों और लेजर बमों को लेकर भी उड़ान भर सकता है। इससे पहले तेजपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्वी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल SP धारकर राष्ट्रपति की अगवानी कर रहे थे। इस मौके पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2025-2026 के लिए सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि ये योजना सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे गांवों से पलायन को रोका जा सके और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 2967 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकास के लिए पहचाना गया है। अमित शाह स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही गृह मंत्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ITBP कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस परियोजनाओं का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई ये योजना लगातार छोटे व्यवसायों को सहारा देती आई है। इस योजना के तहत बेहद छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले लोगों को सरकार की मदद से बैंकों से बेहद कम ब्याज पर ऋण मिलता है। इस योजना से इन छोटे व्यवसायों को बहुत लाभ मिला है। अब तक 23,20,000 करोड़ की राशि के 40 करोड़ 82 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत लगभग 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं और 51% खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के हैं। मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए गेम चेंजर भी साबित हुई। देश के युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चला रही है। सरकार इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नॉन कॉरपोरेट छोटे उद्यमों को शुरू करने और विस्तार के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन देती है। मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन इस स्कीम की 3 कैटेगरी हैं। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन आप अपने कारोबार को शुरू करने के लिए ले सकते हैं।
किशोर लोन के तहत 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। वहीं तरुण लोन के तहत 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। सरकार की इन योजनाओं से राजस्थान में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुद्रा लोन की जो स्कीम है ये बहुत अच्छी है। उससे पहले मेरा व्यापार था वो बहुत कम था, और ये जो प्रधानमंत्री की स्कीम है ये जब से मिली है और मुझे 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और उससे मेरा व्यापार आज डबल हो चुका है 1 साल के अंदर। और युवाओं के लिए ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है ये बहुत बढ़िया स्कीम है, और ये मेरे व्यापार के लिए और सभी युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। कांग्रेस के पूर्व नेता और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के प्रपौत्र CR केशवन भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी मौजूद रहे। इस मौके पर जनरल VK सिंह ने कहा कि CR केशवन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई है। आज बहुत मुझे खुशी है कि केशवन जी जो कांग्रेस में भी रहे, काफी समय विदेश में रहे, और आज हमारे बीच में वो इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है भारत को गौरवशाली बनाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ होना उनके लिए महत्वपूर्ण है। फर्जी खबरों को हटाने के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को आई अधिसूचना पर कुछ राजनेताओं के भ्रामक ट्वीट्स और मीडिया रिपोर्ट्स पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि नियमों में PIV फैक्ट चेक का उल्लेख नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि IT नियमों में पहले से ही अक्टूबर 2022 से प्रावधान है जो सोशल मीडिया मध्यस्थों को IT अधिनियम की धारा 79 के तहत कानूनी प्रतिरक्षा मुहैया कराता है। इसके लिए 9 प्रकार की सामग्री को नज़रअंदाज करने पर धारा 79 के तहत कानूनी प्रतिरक्षा मुहैया होती है। इनमें CSAM, गलत सूचना आदि शामिल है। अधिसूचित फैक्ट चेकिंग यूनिट सरकार से संबंधित गलत सूचनाओं को चिन्हित करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर चाहें तो फैक्ट चेकिंग यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि तब पीड़ित विभाग को कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत अदालत में अपना मामला आगे बढ़ाने का अधिकार होगा। PIB को अधिसूचना में कोई व्यापक शक्तियां नहीं दी गई हैं और न ही ये अधिसूचना ड्रैकोनियन है। सोशल मीडिया मध्यस्थों को अब सरकार से संबंधित सभी सामग्री के लिए एक नई विश्वसनीय तथ्य जांच इकाई की मदद करनी होगी। सोशल मीडिया मध्यस्थों के पास फैक्ट चेकिंग फाइंडिंग को फॉलो करने या अवहेलना करने का विकल्प होगा। हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट हमारे सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित हो। यूपी के हाथरस में महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। जिले के सासनी में स्थित केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बांस से निर्मित वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बांस की बनी हुई चीज़ों का उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है, इसके साथ इससे बनी वस्तुएं टिकाऊ और मजबूत भी होती हैं। महिलाएं बांस से सजावट सामग्री, कप के साथ साथ अन्य उपयोगी वस्तुएं बना रही हैं। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो खुद का कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। वहीं प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि यहाँ हमने बांस से टेबल फ्रेम, फोन स्टैंड, कप, गमले आदि बनाना सीखकर वो बेहद खुश हैं। अध्यक्ष हूँ। हम केनरा बैंक से प्रशिक्षण ले रहे हैं और बांस के आइटम बना रहे हैं। उसमें हमने कप और दीवार फ्रेम, टेबल लैंप और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं जिसको हम आगे चलाना चाहते हैं। अपना कारोबार मतलब अपना छोटा सा कोई भी बिजनेस चला सकते हैं। केनरा बैंक से हम प्रशिक्षण कर रहे हैं और हमारे यहाँ बांस का कारोबार हमने सीखा है और उससे हम बहुत सारे आइटम बनाते हैं, जैसे कप है, लैंप है, फोन स्टैंड है और गमले हैं। बहुत सारा कारोबार शुरू आगे के लिए बढ़ाना चाहते हैं और सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं।
अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को गलत बताने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने एक बार फिर जेपीसी जांच पर विपक्ष की मांग को गलत ठहराया। शरद पवार ने कहा, एक जमाना ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है, आजकल अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। उनका देश में क्या योगदान है, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर किसी से रन करना हो तो टाटा बिरला पर हम किसी रन करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं और दूसरा देशवासी को ये पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है किसमें, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू में कहा, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाकर अडानी मुद्दे को देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। रिजिजू ने कहा कि देश संविधान से चलता है। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। एआईएडीएम के नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि तमिलनाडु कांग्रेस के नेता का कहना है कि एक बार सत्ता में आने के बाद वो राहुल के खिलाफ फैसला देने वाले जज की जीभ काट देंगे और हमेशा की तरह तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं इससे पहले तमिलनाडु के डिंडीगुल में कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया था। इस दौरान डिंडीगुल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनिकानंद ने कहा था कि 23 मार्च को सूरत कोर्ट के जज ने हमारे नेता को 2 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने जज को धमकी देते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा, जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम आपकी जुबान काट लेंगे। हमारे नेता को जेल भेजने वाले आप कौन होते हैं। वहीं डिंडीगुल पुलिस ने बताया कि जज को धमकी देने वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता मनिकांदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के जल योद्धा उमा शंकर पांडे के विषय में, जिन्होंने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ मंत्र को धरातल पर उतारकर वर्षा जल संरक्षण का जरिया बनाया। उमा शंकर पांडे के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही सूखे की विभीषिका झेल रहा बुंदेलखंड का बांदा गांव आज जल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। जल संचयन, जल संरक्षण और भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए आज युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी जल संरक्षण के लिए भारत की पारंपरिक पद्धतियां बेहद कारगर हैं। ये बात साबित की है उमा शंकर पांडे ने, जिनके प्रयासों ने आज जल संरक्षण में एक नई मिसाल कायम की है। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का मंत्र उन्होंने न सिर्फ पूरे देश को दिया है, बल्कि उनके प्रयासों की सराहना पूरे विश्व में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी उनके प्रयासों की सराहना की। जल संरक्षण की भारत की परंपरागत नीतियां आज भी कारगर हैं और अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं उमा शंकर पांडे को, जिन्हें जल प्रहरी, जल योद्धा, पानी के पहरेदार और भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। सूखे की विभीषिका झेल रहे बुंदेलखंड का बांदा गांव आज जल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। उमा शंकर पांडे की 30 वर्षों की मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि गर्मी में भी जाखनी गांव के जल स्रोत, तालाबों में, कुओं में पानी रहता है। उमा शंकर पांडे ने
खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का मंत्र पूरे देश को दिया है। मेरा जन्म जो हुआ एक सामाजिक परिवार में हुआ है, तो सामाजिक परिवार में जब व्यक्ति का प्रवेश होता है तो वहाँ समाज की चिंता भी उसे होती है। तो पानी की चिंता और पेड़ की चिंता, ये आज की चिंता नहीं, ये सदियों काल से चिंता रही है। और पानी के लिए महाराज भागीरथ ने जो प्रयास किया गंगा को लाने के लिए, भले ही आज वो गंगा को बचाने के लिए हजारों भागीरथ की जरूरत हो, लेकिन उन भागीरथ को भी नहीं भूल सकते हैं। पानी तो बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता है। अगर आप गांव को पानीदार बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को पानीदार बनाना चाहते हैं, तो पुरखों ने जो विधि बनाई है, मेड़बंदी करिए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। और आदिकाल से पहले से भी, जब हमारे यहाँ बांध नहीं आया था, तब भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े बंधवा होते थे, बंदिया होती थी, और उसी का छोटा रूप है मेड़बंदी। खेत में मेड़ बनाइए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। नहीं पेड़ लगाते तो अरहर लगाइए, तो आपको दाल भी मिलेगी। हमारा मानना यह भी है कि तुलसी लगाइए, आप आंवला लगाइए, आप करौंदा लगाइए, नींबू लगाइए, औषधीय पेड़ लगाइए मेड़बंदी पर। फिर प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा पूरे देश भर के प्रधानों को कि भाई मेड़बंदी करके और परंपरागत जो जल संरक्षण के उपाय हमारे पुरखों के हैं, उनके अनुसार पानी रोकने का काम किया जाए। मेरा जो प्रयास है जल बचाने की दिशा में समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पद्म सम्मान समिति के जो सदस्य हैं, चयन समिति के, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं उनका आभारी हूँ जो मेरे मित्र मेरे साथ चले थे। अगर वो शायद ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उमाशंकर पांडे दिव्यांग हैं। अपनी सामाजिक कार्यों की शुरुआत उन्होंने दिव्यांग जन को शिक्षित करने से ही शुरू की। बांदा जिले में पानी की बहुत समस्या थी। पानी के लिए लोगों को मीलों दूर चलना पड़ता था। फिर उमाशंकर पांडे ने पानी की समस्या दूर करने का संकल्प लिया और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी मदद के इस मुहिम में जुट गए। उमाशंकर पांडे बुंदेलखंड के जखनी गांव में बहुत लंबे समय से मेड़बंदी करके किसानों को जोड़ के, किसानों के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा जल संरक्षण का काम किया। मैं उमाशंकर पांडे को शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। उमाशंकर पांडे के 3 दशकों के प्रयास और सामुदायिक सहभागिता के कारण जखनी के जल संरक्षण मॉडल ने आज देश विदेश में पहचान बनाई है। जल योद्धा उमाशंकर पांडे को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल के तेल अवीव में एक आतंकवादी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात एक संदिग्ध ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस आतंकवादी को मार गिराया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेल अवीव में हुए आतंकी हमले के बाद सभी रिजर्व बॉर्डर पुलिस को बुलाने का आदेश दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने नागरिकों से सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने का आह्वान भी किया। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिका यात्रा से चीन भड़क गया है। साई के अमेरिका से लौटते ही चीन ने ताइवान सीमा के पास विमान और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। इस बीच चीन ने आज से ताइवान के आसपास 3 दिनों का सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने कहा है ताइवान के अलगाववादियों और बाहरी ताकतों को ये उनकी गंभीर चेतावनी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो शांति और तर्कसंगत रूप से इसका जवाब देंगे।
आईपीएल में लखनऊ ने सुपर जायंट्स को एक तरफा मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मकर्रम ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। लखनऊ के लिए कप्तान केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 35 और कुणाल पांड्या ने 34 रन बनाए। निकोलस पूरन 11 और मार्कस स्टोइनिस 10 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले हैदराबाद की टीम कुणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी के आगे बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। टीम के लिए राहुल त्रिपाठी ने 41 गेंद पर सर्वाधिक 35 रन बनाए। अनमोल प्रीत सिंह ने 31 रन और अब्दुल समद ने नाबाद 21 रन बनाए। लखनऊ के स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। कुणाल पांड्या ने 3 और अमित मिश्रा को 2 सफलता मिली। भारत के प्रियांशु राजावत ने ऑरलेंस मास्टर्स में अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 61 खिलाड़ी चीनी ताइपे के ची यू जैन को सीधे गेमों में 21-18 से शिकस्त दी। भारतीय खिलाड़ी ने मैच को 44 मिनट में अपने नाम किया। विश्व के नंबर 58 खिलाड़ी प्रियांशु ने पहली बार किसी सुपर 300 के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अंतिम 4 में उनका मुकाबला आयरलैंड के नहात एनगुएन से होगा। प्रियांशु ने इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के केंटा निशिमोतो को सीधे गेमों में हराकर बड़ा उलटफेर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को आज 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही रेल, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। देश के विभिन्न हिस्सों से एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन चलाने का सिलसिला बरकरार है। 1 अप्रैल को भोपाल से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के 1 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहां 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। निश्चित तौर पर वंदे भारत को देश के विभिन्न स्थानों से चलाने का सरकार का संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है। सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 720 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना की भी शुरुआत की, जिसे विश्व स्तरीय सुविधाओं और सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया है, जहां सारी सुविधाएं एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को मिलेंगी। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्र के उपनगरीय खंड में 13 नई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस MMTS सेवाओं को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद महबूबनगर परियोजना के दोहरीकरण और विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजना निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने में सहायता करेगी। 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के बीबी नगर में एम्स और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। बीबी नगर एम्स को 1350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। वहीं 7850 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से तेलंगाना में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और 2 तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सड़क संपर्क को मजबूत करेगी। तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा राज्य में विकास की कई गतिविधियों को रफ्तार देगा और यहाँ के लोगों को आस्था की नगरी तिरुपति के दर्शन को सुगम करने के साथ साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, सिकंदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के भवन के इस खंड को 1260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नया एकीकृत टर्मिनल भवन हवाई अड्डे की यात्री सेवा क्षमता 23 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 30 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष कर देगा। नए टर्मिनल में स्थानीय तमिल संस्कृति की झलक मिलती है, जिसमें कोलम, साड़ी, मंदिर और अन्य घटक को दर्शाया गया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने नए एकीकृत भवन का दौरा किया। और आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक लोन की सुविधा देना है। इस योजना का लाभ रांची के भी सैकड़ों छोटे और सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों ने उठाया है और आज उनका व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा बाजार में चंदन कुमार चौरसिया पिछले कई वर्षों से फुटपाथ पर फल का व्यवसाय करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की तब इस योजना का लाभ उठाने का निश्चय चंदन ने भी किया। चंदन को बैंक से 50,000 रुपए लोन की राशि मिली। समय से लोन की राशि का भुगतान करके चंदन ने अब तक तीसरी बार मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को विस्तृत आकार दिया है। 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे, जिससे मुझे काफी मेरे पैसों की बचत हुई। अब मैंने उसे समय से पहले चुकता कर दिया तो मेरा सिविल स्कोर अच्छा हुआ, तो मुझे बैंक ने फिर से लोन दिया, वो भी इस बार 3 गुना दिया, 1.5 लाख दिया, तो उसको भी मैंने समय से भुगतान किया। फिर तीसरी बार मैंने एक बार और मैंने 1.5 लाख रुपए लिया, जिससे कि मेरे अपने व्यापार में काफी सुधार हुआ। सरल कागजी प्रक्रिया और ब्याज दर कम होने की वजह से छोटे व्यवसायियों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि बढ़ते व्यापार को संभालने के लिए आज चंदन का पूरा परिवार एक साथ काम में जुट गया है। अच्छी कमाई होने से चंदन के घर में खुशहाली भी देखने को मिल रही है। व्यापार बड़ा है पहले से, तो हम लोग 2 भाई लगे रहते हैं इस व्यापार में, और इससे अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार हुआ है। पहले
अब हम लोग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, और घर में भी सुख सुविधा का सामान सब है ही, घर बार भी बन गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेने वाले अकेले चंदन ही नहीं है। इनके जैसे ना जाने कितने छोटे और मंझोले उद्यमी हैं जो इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाकर छोटे व्यापारी अब सूदखोरों के मकरजाल से मुक्त हो गए हैं। सूद देने से बचा है और ये सब काम बहुत आसान से चला जा रहा है। पहले का क्या था, हॉकर वेंडर हमारे जाते थे बैंक में तो 50 तरह का कागज मांगते थे, अभी उतना कागज की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में मुद्रा योजना अपनी 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के जरिए करोड़ों नवोदित उद्यमियों में नई उम्मीद जगा रहा है। वित्त से वंचितों का वित्त पोषण कर यह योजना लाभुकों के सपनों को भी साकार कर रहा है। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंच चुके हैं। ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया था। काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री विकास की कई सौगात तमिलनाडु के लोगों को आज दे रहे हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने चेन्नई एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में हिस्सा लेंगे। वहां पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं चेन्नई के, जब प्रधानमंत्री चेन्नई में पहुंचे थे तो किस तरह से वहां पर स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया था। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंचे, काफी गर्मजोशी से वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। देखिए, 2 बड़ी सौगातें आज तमिलनाडु की जनता को मिली है, एयरपोर्ट टर्मिनल के नई बिल्डिंग के रूप में, और दूसरी जो सबसे बड़ी सौगात है चंद्रशेखर, वो वंदे भारत, पहली वंदे भारत तमिलनाडु के राज्य के अंदर आज मिलने जा रही है, जो चेन्नई से कोयम्बटूर का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवाई अड्डे से निकले और यहाँ पर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर रास्ते के अंदर काफी संख्या में जो है लोग अभिवादन कर रहे हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये बेसब्री से इंतजार रहता है हमेशा जो है यहाँ की जनता को कि जब भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर आते हैं तो जनता जो है, लोग जो हैं वो सड़कों किनारे आ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पहला प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री बाय रोड तय करते हैं। और आज भी एयरपोर्ट से लेकर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक का जो सफर है ये गाड़ी से तय किया था। और ऐसे में ये नजारे और ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ की जनता कर रही है। और अब से कुछ ही देर बाद
जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेन, आधुनिक ट्रेन के रूप में जिसको जाना जाता है, और हम जानते हैं कि इससे पहले 1 दर्जन से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन देश की जनता को अलग अलग राज्यों में समर्पित की गई है, और ये तमिलनाडु की पहली होगी जो सिर्फ राज्य के अंदर ही चलेगी और चेन्नई से लेके कोयम्बटूर का सफर तय करेगी। एक सबसे बड़ी बात यह है, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है, चाहे वो हाईवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें, वाटरवेज की बात करें। तो इस लिहाज से देखें, जो एक आधुनिक ट्रेन है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण है टेक्नोलॉजी का कि किस तरीके से रेलवे के क्षेत्र में लगातार जो है विकास हो रहा है। अगर मैं इसकी सुविधाओं की बात करूं तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसकी जो गति है वो करीब करीब 140 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जिसमें इसे दूसरे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने में समय बहुत कम लगता है। दूसरा, इसके अंदर कंफर्ट काफी है, जो सीटें इसके अंदर बनाई गई हैं वो काफी कंफर्ट हैं। 180 डिग्री का जो है आप पीछे और आगे करके उसमें रेस्ट ले सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक जो डिजिटलीकरण का जो रूप है वो इसमें दिखाई देता है। इसके अंदर बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है, वाईफाई की कनेक्टिविटी दी गई है, कौन सा स्टेशन कब आएगा उसका पूरा डिस्प्ले इसके अंदर होता है, चार्जर से और अपने लैपटॉप को चार्ज करने की सुविधा इसके अंदर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो ट्रेन देश के अंदर राजधानी और शताब्दी जैसी जो आधुनिक ट्रेन है, ये उनसे भी बेहतर ट्रेन है। इस लिहाज से देखें तो आज तमिलनाडु की जनता को एक बड़ा तोहफा चेन्नई कोयम्बटूर रूट पर इस चलने वाली ट्रेन से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, और रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन से इसका हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर हमने देखा कि जो IIT चेन्नई के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी, स्कूली बच्चों को भी हम देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग आए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी किसी राज्य को, किसी शहर को या किसी इलाके को जब कोई नई चीज मिलती है तो लोगों के अंदर एक उत्साह रहता है देखने का कि हाँ, हमारे इलाके के अंदर ये चीजें मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पर कल से लेकर और आज तक ये प्लेटफॉर्म पे जो वंदे भारत ट्रेन खड़ी है, इसे देखने वालों का पूरी तरीके से तांता लगा रहा। और यहाँ पर हमसे भी लोग पूछते रहे, स्टूडेंट्स पूछते रहे कि इस कार्यक्रम के बाद क्या हम इस ट्रेन के अंदर बैठ सकेंगे। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करेंगे तो यहाँ से करीब करीब ये 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय करेगी, और इसके अंदर जो पैसेंजर्स के रूप में जो बच्चे बैठे हैं, निश्चित तौर पर इसका वो आनंद और लुत्फ ले सकेंगे। बिल्कुल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, और सबसे पहले प्रधानमंत्री आज तेलंगाना पहुंचे थे। वहां पर प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए की विकास की जो सौगात है वो तेलंगाना के लोगों को दी है। वहां पर प्रधानमंत्री ने भारत की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वहां पर प्रधानमंत्री ने रवाना किया, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल वहां पर बना है, उसके नए भवन का प्रधानमंत्री ने वहां पर उद्घाटन किया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो एक समारोह में हिस्सा लेंगे, और यहां पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके अलावा तमिलनाडु में विकास की कई परियोजनाओं को तमिलनाडु के लोगों को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनुज यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, वहां पर जब लोगों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की है, क्योंकि उनको आज एक बड़ी सौगात मिल रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चंद्रशेखर, सबसे बड़ी बात यही है कि वंदे भारत की हम जानते हैं, इस रेल की शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के लिए 2019 में हुई थी। और जब लोगों ने पहली बार ऐसी आधुनिक और जो एक मॉडर्न डिजाइन है, जब ऐसी ट्रेन को देखा जो अक्सर हमने फिल्मों में या विदेशों में हमने देखते हैं इस तरह की ट्रेन को, तो निश्चित तौर पर काफी खुशी। और मैं अपने कैमरामैन, अगर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रशेखर यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में जो लोगों को एक बेसब्री से इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
वो रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अगर आप साउंड सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर मोदी मोदी के नारे जो हैं, जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वो सब लगा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद चंद्रशेखर विधिवत रूप से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होगा। तो जिस तरीके से हम कह रहे थे, जिस तरह के डिजाइन बनाए गए हैं इस वंदे भारत ट्रेन के, हमने फिल्मों में और विदेशों में देखे हैं चंद्रशेखर, लेकिन अब वो सपना भारत के अंदर पूरा हुआ है। कई राज्यों के अंदर तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज तमिलनाडु की जनता को, खास तौर से जो चेन्नई और आसपास या कोयम्बटूर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी, देखिए जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो व्यापारी हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाना उनके लिए काफी आरामदायक होगा। और बाकी ट्रेनों के मुकाबले में बात करूं, क्योंकि यहां से शताब्दी ट्रेन चलती है कोयम्बटूर के लिए, उससे करीब करीब 2 घंटे की समय की बचत होगी। राजधानी ट्रेन जो है, शताब्दी ट्रेन है, वो 5 से 6 घंटे का समय लेती है अमूमन, लेकिन ये 3.5 घंटे के अंदर उस सफर को तय करेगी। तो इस लिहाज से देखिए तो यहाँ के लोगों को एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। चंद्रशेखर, शुक्रिया आपका अनुज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।